गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने खिलजी डायनेस्टी को पूरा कंप्लीट किया था, जलालुद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे तुगलक डायनेस्टी को। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें जो आपके मेन प्रोमिनेंट जो रूलर्स रहेंगे, जिस पर हम लोग को फोकस करना है, पहला हमें फोकस करना है गयासुद्दीन तुगलक पे, दूसरा हमें फोकस करना है मोहम्मद बिन तुगलक पे, तीसरा हमारा रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ये 3 रूलर्स इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस इन्हीं के इर्द गिर्द से बनते हैं पेपर में। स्टार्ट करते हैं जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक से। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, इसी का एक और भी नाम है गाजी मलिक, करेक्ट। अब इनको स्टार्ट करते हैं हम। इनके बारे में चीज़ देख लीजिए। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू यूज दिस टाइटल। कौन? गाजी मलिक। ओके, पहला ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड इसने क्या किया? ही लिबरलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। ओके, ही लिबरलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। एक सेकंड बस। तो इसमें क्या हो गया? ही लिबरलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। थर्ड में हम देखेंगे, ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैनाल्स। किसके लिए? फॉर इरिगेशन। एक चीज़ हम नोट कर लेंगे तुगलक डायनेस्टी में, ये जो डायनेस्टी थी इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका था। ठीक। फोर्थ पॉइंट देखिए, ही रिफॉर्म्ड, मतलब ठीक कर दिए किसको? द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम, जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम। ओके, ही रिफॉर्म द जुडिशियल एंड द पुलिस सिस्टम। फिर इसके बाद देख लीजिए, ही इंट्रोड्यूस्ड द लैंड मेजरमेंट सिस्टम। ओके, लैंड मेजरमेंट सिस्टम के, या फिर आप इसको कह लीजिए शेयरिंग सिस्टम। उसका क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया बटाई सिस्टम। ओके, ये क्या हो गया? बटाई सिस्टम हो गया। ये 3 4 5 पॉइंट हो गए किससे रिलेटेड? गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड हो गए। ओके, एक सूफी सेंट थे। कौन? एक हो गए सूफी सेंट जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के रिस्पेक्ट में एक चीज़ बोली थी कि दिल्ली इज फार अवे। ओके, शेख सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था कि दिल्ली इज फार अवे। और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली इज फार अवे किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है? तो लिख लेंगे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। फिर देखिए एक लास्ट पॉइंट देखिए, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? ही बिल्ट अ सिटी नेम्ड तुगलकाबाद। शायद ये आ नहीं रहा होगा उसमें, एक सेकंड, इसके फ्रेम में नहीं आ रहा होगा ये। इधर देख लीजिए, 6 था ना, 7 पॉइंट।
ही बिल्ड अ सिटी नेम्ड तुगलकाबाद, तुगलकाबाद नियर दिल्ली। ओके, और इसने क्या किया, तुगलकाबाद जो कि इसने शहर को फॉर्म किया था, इसको ही इसने अपनी कैपिटल बना ली। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, हम तुगलक डायनेस्टी का हम टेन्योर देख लेते हैं। ये चला था 1320 से लेके 1414 तक। जो कि इसके जो मेन प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ना, वो आपके अप्रॉक्स चलेंगे 1320 से लेके 1390 तक। उसके बाद जो सक्सेसर्स थे तुगलक डायनेस्टी में, वो कुछ खास वो प्रोमिनेंट नहीं थे। एक बार इसको देखिए पूरा बोर्ड कवर कर रहा है कि नहीं है। हाँ ठीक है, कवर कर रहा है ऊपर 1900। हाँ ठीक है, ये 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी का पीरियड था टोटल। ओके, तो ये हमारा कवर हो गया कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ये हमारे गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ पे कवर हो गया। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अच्छा, एग्रीकल्चर पर रहने दो। सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी में, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इनको, ये तो एग्रीकल्चर वाला हो गया, इम्पोर्टेंट है। ओके, अगले हमारे आ गए मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इनके जो टेन्योर है 1325 से 1351। ओके, इनका जो एक निक नेम था जौना खान, या कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला इसमें देख लीजिए क्या थे, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुल्तान, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुल्तान। ठीक, इनका जो इनोवेटिव डिसीजन होता था, जैसे डिसीजन लेने में इनका माइंड काफ़ी सही था, चीज़ों को डिसीजन को अच्छे तरीके से लेते थे, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती थी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हो ही जाता था, कुछ ना कुछ लूप होल छूट जाते थे। ठीक, तो ये मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुल्तान हो गया। इसमें लिखिए इनोवेटिव डिसीजन मेकर बट फेल्योर इन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, फेल्योर इन इम्प्लीमेंटेशन इसमें हो जाता था, है ना। अब देखिए इनके कुछ पूरे मेडिवल हिस्ट्री में इनके 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कि फेमस हैं, और प्रीलिम्स में फोकस तो नहीं, लेकिन मेंस में वहाँ से क्वेश्चन बनता है उन 5 पॉइंट से जो जिनके एक्सपेरिमेंट थे। तो ये तो इनको हमने ब्रीफ में देख लिया, जौना खान हो गया, या फिर मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुल्तान, और इनोवेटिव डिसीजन मेकर। करेक्ट। अब देखिए इनके जो 5 एक्सपेरिमेंट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उस पर ध्यान देते हैं हम। देखिए हिज 5, लिख लेते हैं इसको, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट ही होगा। हिज 5 इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें फर्स्ट को देखिए, टैक्सेशन इन दोआब। दोआब रीजन कौन सा हो गया यहाँ पे, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब मतलब ये इलाहाबाद वाला बेल्ट लग जाता है। ठीक है, इलाहाबाद उसके आसपास के रीजन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक, टैक्सेशन को तो इंक्रीज किया ही किया, उसके बाद इन्होंने कुछ अलग से सेस ऐड कर दिए। सेस मतलब क्या होता है ना, कि टैक्स ओवर टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग जाए
उसको हम लोग सेस बोलते हैं। तो इन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज किया, उसके बाद उन्होंने कुछ सेस चार्ज भी उसमें इंक्लूड कर दिए, करेक्ट। उसके बाद देखिए इनका फर्स्ट वो था। तो इसमें क्या हो गया ना, जब उन्होंने सेस को इंट्रोड्यूस किया तो जो वहाँ की जो लोकल पीपल जो रहते थे गंगा यमुना दोआब में, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया, ठीक। क्योंकि ये फर्टाइल एरिया भी था, गंगा यमुना दोआब का जो एरिया है वो फर्टाइल एरिया भी है। तो ठीक है, टैक्स यहाँ से मिलता था, अब उस पर ज़बरदस्ती आप सेस को इंक्लूड कर दो कि जो आप टैक्स दे रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स दो, और बाकी आसपास की जगह से आप नहीं ले रहे हो, तो यहाँ के लोग जाहिर सी बात है रिवोल्ट करेंगे। वो रिवोल्ट हुआ अभी, पहला रिवोल्ट ये हो गया था। दूसरा देख लीजिए, जो दूसरा इनका डिसीजन था, टैक्सेशन तो हो गया, दूसरा हो गया। दूसरा जो था सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस स्टेप था इनका, क्या है इसमें, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल का डिसीजन इनका दूसरा था। इसमें इन्होंने क्या किया कि अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। देवगिरी को हम क्या बोलते हैं, दौलताबाद, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड में दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किया दौलताबाद। अच्छा, दौलताबाद शिफ्ट करने का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ से वो साउथ इंडिया पे कंट्रोल रखना चाहता था। साउथ इंडिया के कंट्रोल के लिए इसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली से, कहाँ, दौलताबाद के लिए। तो अब कैपिटल शिफ्ट करना मतलब रूम शिफ्ट करने जैसा तो है नहीं, आपको पूरा अपना सब जितना आपका लाव लश्कर है एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसने ट्रांसफ़र करा, सब जितने इनके प्रिंसेस थे, आर्मी मैन, नोबल्स, सिटीजन जितने लोग थे सबको शिफ्ट करने स्टार्ट किया। सबसे बड़ा डिजास्टर तो वहीं पे हो गया। इतने लोग का जाना, कई लोग उसमें बीच में मर भी गए, कई लोग उसमें आगे जा भी नहीं पाए। जब दौलताबाद पहुंचा तो फिर ये क्या देखता है दौलताबाद पहुंचने के बाद कि अब नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट हो जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में तो सुल्तान है नहीं। तो जब दिल्ली में रिवोल्ट होने लगा तब उसको कंट्रोल करना चाहने लगा वापस, कहाँ से, दौलताबाद से। तो अब दौलताबाद आपके दक्कन एरिया में आ जाता है। अब आप यहाँ से अगर ठीक है साउथ इंडिया कंट्रोल कर ले रहे हो, फिर यहाँ से नॉर्थ इंडिया कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर इसने क्या किया, वापस से दौलताबाद से दिल्ली को शिफ्ट होने लगा। तो दूसरा डिसीजन इसका ये गलत रहा, ठीक। दिल्ली से शिफ्ट किया कैपिटल कहाँ पे, दौलताबाद के लिए। ये डिजास्टर्स रहा। तीसरा देखिए, तीसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट था, यहाँ तक फ्रेम आ जाएगा। तीसरा इसका एक्सपेरिमेंट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी में क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन ही इम्प्रिंटेड ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक। सिल्वर कॉइन को बंद करके इसने क्या किया, ब्रॉन्ज कॉइन को स्टार्ट किया। और इसमें जो सबसे जो डिजास्टर्स इसमें ये रीज़न ये था कि सिल्वर कॉइन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी इसने बराबर किसके कर दी, ब्रॉन्ज कॉइन के, ओके। जबकि नॉर्मल क्या, दोनों मेटल में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक। सिल्वर महंगा होता है। अब देखिए इसमें फॉल्ट क्या हुआ इससे। अब जो एक सिल्वर कॉइन के हेल्प से हम 500 रुपये का कोई सामान खरीद रहे थे, उसी को आप क्या कर दिए कि आप उसी सेम 500 के सामान को आप एक ब्रॉन्ज के कॉइन से खरीद सकते हो। उसने सिल्वर कॉइन को बंद कर दिया। लेकिन अब ब्रॉन्ज की अपनी तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, उसको जब मार्केट में सेल करना जाएंगे तो उसकी तो वैल्यू सिल्वर के बराबर मिल नहीं पाएगी। तो एक ये भी इसका स्टेप यहाँ पे गड़बड़ होगा। जो इसने सोचा था कि हम कॉइन्स बनाएंगे तो हमें सस्ते में मिल जाएंगे सारे कॉइन, सिल्वर की इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ब्रॉन्ज में करके, और उसकी वैल्यू को सिल्वर कॉइन के बराबर कर देंगे। लेकिन ब्रॉन्ज की अपनी खुद की जो वैल्यू है फिर वो नहीं चल पाएगी सिल्वर के बराबर में, तो वहाँ पे स्टेट को फिर इसका लॉस होने लगा। तो इसका बहुत बुरा असर किस पे पड़ा था, ट्रेजरी पे, है ना, खजाने पे इसका असर पड़ा था। तो इसका ये जो थर्ड स्टेप था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जो कि सिल्वर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन के इंट्रेंसिक वैल्यूज को सेम करना चाहता था, वो भी एक तरीके से फेल्योर निकला, ठीक। ये तीन हो गए, इसमें मिटाना पड़ेगा। चलिए फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। ये तीन हो गए, टैक्सेशन इन दो, ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये तीनों फेल्योर रही। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपका आ जाएगा खुरासन एक्सपेडिशन। यहाँ पे क्या हो गया, 5 इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है ना, हाँ। देखिए
फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा, खुरासन एक्सपेडिशन। अरब एरिया में क्या हुआ था कि एक रिवोल्ट हो गया था, अरब एरिया में खुरासन और ईरान इराक वाले एरिया में एक रिवोल्ट हुआ था। तो इसने क्या सोचा कि ठीक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यहाँ से अपना पूरा लाव लश्कर लेके चलते हैं, वहाँ पे रिवोल्ट को कंट्रोल करते उसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक, तो इसने कॉन्सेप्ट तो लगाया था यूनिवर्सल कैप्चर वाला या फिर यूनिवर्सल कवरेज वाला, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था ना खुरासन एक्सपेडिशन, तो ये क्या था, खुरासन एंड ईरान एरिया, ईरान एरिया यानी ईरान ने इराक एरिया। तो यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था तो क्या हुआ कि इसके वहाँ पे जाते ही ना, जब ये यहाँ से निकला था इंडिया से, कौन, MBT, जब इंडिया से निकला है कहाँ के लिए, खुरासान के लिए, खुरासान एंड इराक के लिए, कि हम चल के वहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे और वहाँ पे कंट्रोल में ले लेंगे। तब तक क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी रिवोल्ट था वो अपने आप ही सेटल डाउन हो गया, जो भी वहाँ पे राजा रहे होंगे एक दूसरे से सेटल डाउन उसको कर लिए। तो ये यहाँ से निकलने जा रहा था वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे चीज़ें पहले से ही कंट्रोल होगी, पहले से ही मैनेज हो गई। तो क्या हुआ कि फोर्थ स्टेप भी इसका फेल्योर रहा। ओके, अब देखिए फिफ्थ एंड द लास्ट। फिफ्थ में आपका आ जाता है खुरासान एक्सपेडिशन हो गया, हाँ कराची एक्सपेडिशन, QURACHIL, कराची एक्सपेडिशन। इसमें देखिए क्या हुआ, कराची एक्सपेडिशन में हुआ ये कि यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लोगों का एंट्री हो गया था। ओके, एरिया जो था वो गहड़वाल एरिया था, प्रेजेंट टाइम अपने उत्तराखंड के आसपास पड़ता है। तो क्या है, ये स्नो एरिया है, आइस वाला एरिया है, बर्फ वाला एरिया है। ठीक, तो कराची में उसी तरीके से कुछ रिवोल्ट वहाँ पे हुए। तो जो चाइनीज़ जो एंट्रेंस हुआ था इसको रोकने के लिए क्या हुआ, MBT मोहम्मद बिन तुगलक अपने आर्मी के साथ यहाँ पे एंटर कर गया। अच्छा, इन लोगों की तो आदत थी उस ठंडे जगह में रहने की, आइस वाले एरिया में रहने की, बर्फ़ वाले एरिया में रहने की, लेकिन इनकी आर्मी की आदत थी नहीं। ये लोग प्लेन एरिया में रहते थे, दिल्ली के आसपास रहते, दिल्ली और तुगलकाबाद के एरिया में। तो इन लोगों की आदत थी नहीं वहाँ पे सर्वाइव करने की। उसी बीच में क्या हो गया कि यहाँ पे बारिश हो गई, रेन हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे बारिश हुई, ठंडी और बढ़ गई। जब ठंडी और बढ़ी तो क्या हुआ कि इनकी आर्मी सफ़र करने लगी, कई लोगों का डेथ भी हो गया उसमें। तो फिफ्थ स्टेप जो था इनका कराची एक्सपेडिशन का वो भी फेलियर रहा, लास्ट में उनको वहाँ से एग्जिट करना पड़ा। ठीक, तो आप ये देख लिए टोटल 5 इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, और लगभग सब के सब फेल्योर रहे। ठीक है, बाद में अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इन्हीं के टेन्योर में इब्न बतूता आया था। एग्जाम में पूछता है, मैच द फॉलोइंग में जितने फॉरेन इन्वेजन हुए थे, इसको अलग से देखेंगे हम, लेकिन आज इसको देख ही रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं। इब्न बतूता कहाँ का ट्रेवलर था, मोरक्को। ये किसके टेन्योर में आ गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के। और इसने वहाँ पे क्या देखा, इसने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इनका जो पीरियड था ना 1325 से लेकर 1351 तक, मतलब ऑन एन एवरेज 26 साल का। तो इसने क्या नोटिस किया कि इस 26 साल के इसके टेन्योर में मोर देन 35 रिवोल्ट्स हो गए थे, इसके इसी अतरंगी स्टेप की वजह से। 5 तो हम देख ही लिए, वो तो 5 तो मेजर थे तो पकड़ में आ गए, ऐसे और भी कई सारे माइनर इसके स्टेप रहते थे जो कि रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक, तो इसके इस 26 ईयर के रेन में कितना, 35 प्लस ही है, ये रिवोल्ट हो गए हैं। ठीक, तो ये था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं हम फिरोज शाह तुगलक को। अच्छा एक ये देख लीजिए, चूँकि हमने बात किया था एग्रीकल्चर का ना, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको भी आगे हम देखेंगे डिटेल में, चूँकि टॉपिक चल रहा है तो इसको देखते हैं यहाँ पे। दीवान ए कोही। ओके, दीवान ए कोही क्या था, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। दीवान ए कोही किसका डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का। इसको स्टार्ट किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे अगले रूलर को देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, लास्ट।
उसके बाद भी आए थे, ऐसा नहीं है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई तुगलक डायनेस्टी में बचा नहीं, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं थे उतने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अब देखिए, इनके जो प्रीवियस रूलर कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनका जो स्टेप होता था क्या था, सब डिजास्टर्स इन नेचर था, ठीक। खराबी स्टेप लगभग लगभग सारे रहे, तो रिवोल्ट होते थे वहाँ पे। 25 साल के टेन्योर में उनके कितने रिवोल्ट हो गया था, 35+ रिवोल्ट हो गया। तो अब क्या हो गया था, वहाँ पे जो इनके किसके अंपायर जो सपोर्ट में रहते हैं, कौन, आर्मी, नोबल्स, है ना, ट्रेजरी मैंस, जो भी थे, या फिर नॉर्मल जो पीपल भी थे, ये सब लोग क्या थे, रिवोल्ट में आ गए थे लोग, ठीक। तो अब जो फिरोज शाह तुगलक का था वो क्या था, यहाँ पर अंपायर टूटने वाला भी एक तरीके से था, तो इसका तो मैक्सिमम टाइम जो था ना, मैक्सिमम टाइम इसका कहाँ पे स्पेंड हुआ है, इन कंस्ट्रक्टिंग द ट्रस्ट, किसका, ऑफ, इसको आपको यहीं पे लिख लो, इतने लोग का, कि ठीक है, फिर से भरोसा करिए, फिर से हमारा साथ दीजिए, आर्मी, नोबल, ट्रेजरी और पीपल्स, हम अंपायर को वापस से अपने उसी जगह पे लेकर के आएंगे। तो इसका मैक्सिमम टाइम इसी में निकल गया। दिल्ली सल्तनत ब्रेक होने वाला था, उसको कंस्ट्रक्ट करने में इसको लग गया, ट्रस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में इसको टाइम लग गया, ठीक। तो एक इसका मेजर पॉइंट ये हो गया। अगला जो इसका हम पॉइंट देखते हैं, अब देखिए क्या करेगा, जो कुछ भी करेगा ना इन लोगों के फेवर में करेगा, चाहे उसके लिए इसे कोई चीज़ को हेरिडेटरी करना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, उसी सब चीज़ों को करेगा। तो इसने क्या करा, ही, हाँ, इंट्रोड्यूस्ड क्या, हेरिडेटरी सिस्टम। किसमें किसमें इंट्रोड्यूस किया हेरिडेटरी सिस्टम, देखिए, वंशवाद, मतलब हेरिडेटरी मतलब वंशवाद, कि अगर आपके फादर ये चीज़ है तो आप भी वही होगा, फिर आपका बेटा वही होगा। इक्ता सिस्टम है, इक्ता सिस्टम हमने देखा था ना, जब इसको स्टार्ट कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। वही जो सैलरी नहीं दे पाते थे तो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, फिर अपने सैलरी निकाल करके बचे पैसों को आप स्टेट को दे दो और अपने सैलरी को अपने पास रख लो। एकता सिस्टम को इसने हेरिडेटरी किया। दूसरा, यहाँ तक कि इसने आर्मी ऑफिशियल्स की जो पोस्ट थी इसको भी इसने हेरिडेटरी नेचर कर दिया, ताकि क्यों, लोग रिवोल्ट ना करें, लोग को एक सिक्योरिटी देकर, ठीक है, हम अगर आर्मी में हैं, हमारे पास इक़्तिदार, हम इक़्तिदार हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और उसका परमिशन कौन दे रहा था, स्टेट दे रहा था, फिरोज शाह तुगलक दे रहा था। तो इसने इन दो दो चीज़ को क्या कर दिया, हेरिडेटरी नेचर कर दिया, ठीक। अब उतने पैसे तो बचे नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक सब पैसा अपना एक्सपेरिमेंट में ख़त्म कर दिया था, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट में। तो ये क्या किया कि जो सैलरी थी उसको क्या कर रहा है, वो कैश में तो दे नहीं पा रहा है, तो इसने बोल दिया कि जो सैलरी आपको हम कैश में नहीं दे पा रहे हैं, आप इसको रेवेन्यू से कलेक्ट कर लो। कहाँ से कलेक्ट कर लो, रेवेन्यू से। और रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वही जो इक़्तिदारी सिस्टम चल रहा है वही से जनरेट होगा। तो आप जाइए वहाँ से अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करिए, उस जगह से, उस विलेज से, और जब कलेक्ट हो जाए तो अपना सैलरी निकाल के और बचा पैसा स्टेट को ट्रांसफ़र कर दो। इसको एक प्रोसेस बोलते थे। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है, गांव से होता था, रेवेन्यू फ्रॉम विलेज। इस पूरे चीज़ को क्या बोलते थे हम, वजेहा। इसको हम लोग बोलते थे वजेहा, इस पूरे प्रोसेस को। तो ये हो गया, सैलरी उनको क्या हो रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है, उसका आप रेवेन्यू से उसको निकाल लोगे, ठीक है। अगला देखिए, इसने भी क्या किया, एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, क्योंकि और कुछ बचा भी नहीं था करने को ना, जितना कुछ भी था उस एमबीटी ने लगभग लगभग चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया था। एग्रीकल्चर को इसने फिर से स्टार्ट किया, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन कराया, कैनाल्स कंस्ट्रक्शन, ताकि इरिगेशन आराम से हो सके। कैनाल का कंस्ट्रक्शन किस लिए कराया गया, ताकि इरिगेशन हो सके, वो वहाँ से क्रॉप बनेंगे, फिर उसको मार्केट में बेचेंगे, सरप्लस कलेक्ट होगा तो वो
स्टेट की आर्मी को सबको सैलरी वैली देने में काम आएगा। ठीक है, इसने क्या किया, एक इसने वो बनाया कैनाल, कहाँ से, सतलज रिवर से लेकर के घग्गर रिवर तक, सतलज टू घग्गर, खत्म हो रहा है। क्या किया इसने, कैनाल का कंस्ट्रक्शन कराया। फर्स्ट कैनाल टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सतलज टू घग्गर। ओके, और एक इसने वाटर टैक्सेशन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको हर जगह जहाँ जहाँ से कलेक्ट करना था पैसा वो कर रहा था। तो जो वाटर टैक्स जो था उसको क्या बोलते थे, हक ए शर्ब, हक ए शर्ब, ये क्या था, वाटर टैक्स। ठीक, ये जितने अलग अलग टर्म आ रहे हैं ना, जैसे वजीहा हो गया, हक ए शर्ब हो गया, ये पूछता है एग्जाम में, तो वर्ड दे देगा, उसका मतलब पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे करके आपको उसमें से करेक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। अब इनके आगे देखते हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा साथ में, इसको आगे देखते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो। आगे इसमें देखिए, इसने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था दीवान ए बंदगान। तो नाम से क्या लग रहा, दीवान ए बंदगान, मतलब ऐसा कुछ जिसको बंद करके रखा जाता हो। तो डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड था, स्लेव, दास, दास प्रथा। तो क्या उनको क्या किया जा रहा है, बंद करके रखा जा रहा है। एक और इसने स्टार्ट किया, उसको देखिए, दीवान ए खैरात, और एक दीवान ए इंशा। ये सब हम कवर करेंगे, एक सेपरेट कवर करेंगे, जितने डिपार्टमेंट बने हैं ना, लेकिन इनके बीच में आ गया तो बता देते हैं। दीवान खैरात क्या था, ये रिलेटेड था चैरिटी से, दान देना शादी के लिए या फिर कोई कैनाल का कंस्ट्रक्शन करा रहा है उसके लिए। और दीवान इंसा क्या था, हाँ, हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसमें जो जाता था पैसा वो दीवान इंसा से जाता था हॉस्पिटल के लिए। तो ये तीनों डिपार्टमेंट कौन स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक। ये ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करीब 8 से 10 डिपार्टमेंट हैं, उन सबको भी हम देखेंगे आराम से, इस क्लास के बाद ही देखेंगे। जब अब आगे क्या इसमें बचेगा, लोधी डायनेस्टी बचेगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमें सारी चीज़ों को देखेंगे जो फैक्चुअल वाली हैं। ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें आगे देख लेते हैं। कुछ सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन इसने कराया था, प्रोमिनेंट सिटीज़ कुछ थी, उसमें से अपना एक जौनपुर हो गया। ठीक, जौनपुर के बाद क्या हो जाएगा, एक हिसार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। ये 3 सिटीज से कंस्ट्रक्शन किसने कराया है, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, आगे देखिए, ये अशोक के 2 पिलर को लेकर के आया था, अशोक के 2 पिलर्स को कहाँ कहाँ से लेकर के आया था, अशोक का 2 पिलर हो गया, एक लेके आया था तोपरा से, एक लेके आया था मेरठ से। ठीक, उन दोनों को कहाँ इंस्टॉल करा दिया, दिल्ली में। करेक्ट, तो ये देख लीजिए, 2 पिलर्स ऑफ अशोका शिफ्ट उसको करा किसने, कहाँ से, तोपरा और मेरठ से, और उसको फाइनल इंस्टॉलेशन कहाँ पे कराया, दिल्ली में। ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, उधर आ जाएगा, कॉइन देखिए, 2 कॉइन को इसने इंट्रोड्यूस किया, एक का नाम था अधा, एक का नाम था बीक। जो आधा था ना, इसमें 50% जीतल था, और जो बीक था इसमें 25% जीतल था।
इधर बीक वाला आ रहा है कि नहीं देखें, एक सेकंड बस। आ रहा है, वहाँ पे 25% हो गया। ठीक, तो ये आपका 50% हो और 25% उसमें जीतल हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड। क्लास अप्रॉक्स 30 मिनट की हो गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक इसमें लास्ट देख लीजिए जो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है। इसमें क्या आ जाएगा कि ही imposed जजिया ऑन Brahmins. He was the first sultan in the entire Delhi Sultanate to impose the jizya on Brahmins. ठीक, पहला था ये, पहला। हाँ, तो ये पूरा हो गया। कौन अपना गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अगली क्लास में हम कवर करेंगे लोधी डायनेस्टी। किसको? लोधी डायनेस्टी को। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट है 30 मिनट की क्लास हो गई होगी, लेकिन इसको आप देख लेना। 30 मिनट में एंटायर तुगलक डायनेस्टी को कवर अप किया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।